पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संजय राय जी। संजय जी, हमने प्रवक्ताओं को नहीं बुलाए थे क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरकार के लोग होंगे वो तारीफ करेंगे और विपक्ष केवल कोरी आलोचना करेगा। लेकिन आपसे हम समझेंगे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या के बजट में, कैसा के बजट? कोई खास नहीं, केवल मनभावन था। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनको लेकर के इन्होंने कोई भी योजनाएं इस तरह से नहीं दी जो कि जनता अपेक्षा कर रही थी। जनता को अपेक्षा थी टैक्स में रिबेट, जनता को अपेक्षा थी स्वास्थ्य सेवाओं में और अच्छी तरीके से विस्तार की बातें। इन्होंने कोविड को लेकर के जो रिलीफ चाहिए था, जो कोविड के समय में जो बिज़नेस की हानि हुई है उसमें जो रिलीफ चाहिए था व्यापारियों के लिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि चुनावों को देखते हुए इस बजट का प्रारूप पूरा बनाया गया है। अभी गडकरी जी के बयान पे आपने देख लिया हो कि उन्होंने कहा कि हम अब पहाड़ी राज्यों में सड़कों का और प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का और उस पर विस्तार करेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में एक उत्तराखंड में कार्य इनका चल रहा है कि जहां चारों धामों को इन लोगों को एक जगह करना है, उनके लिए सड़कें बनानी है, सब कुछ करना है। कुछ रेल योजनाएं वहां चल रही हैं जो कि ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक की, उस पर इनका देने का था। लेकिन अब जो ये बजट का एक प्रारूप आ रहा है कि रेलवे और अन्य बजट एक साथ आता है, सभी जगह का एक साथ आता है, उसमें खुल करके कोई भी बात को नहीं दी जाती है। कहीं का बजट कहीं पे दिया जाता है और कब क्या चीज़ चेंज कर दी जाएगी वो किसी को नहीं मालूम है। यही चीज़ें जब से 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये चीज़ की जा रही है कि इन्होंने रेल बजट जो पहले अलग आता था और अन्य बजट जो हमारा कॉमन बजट आता था वो अलग आता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के आती थी कि कौन व्यक्ति कौन सी क्या चीज़ समझने में आसानी होती थी। अब समझना बहुत टेढ़ा है, तालमेल बहुत है। लेकिन राय साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, वो समझाएंगे, इसलिए हमने उनको बुलाया। गुरदीप जी हमारे साथ है। गुरदीप जी, संजय राय साहब को समझा सकते हैं, बता सकते हैं? बात ठीक है ये संजय जी, आपने, हमें भी थोड़ी परेशानी होती है कई बार समझने में, समझ आ जाता है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो अभी तक समझ आ रहा है गुरदीप जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ बात एम्प्लॉयमेंट की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए गुरदीप जी, और लाखों नौकरियां देने का वायदा आने वाले वक्त में, वक्त कब आएगा उसका इंतजार तो हमें है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बजट की रूपरेखा तैयार की गई और सबके सामने इसे पेश किया गया, रखा गया, आपको लगता है कि डेवलपमेंट भी होगी, रोजगार भी मिलेगा, लोगों को राहत भी मिलेगी, महंगाई थोड़ी बहुत कम होगी नहीं होगी, जैसा कि सरीन साहब कह रहे हैं कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी किसानों को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तमाम चीजें हैं, लोग सब चीजों को लेकर उम्मीद रखते हैं, है कुछ इस बजट में, या फिर राय साहब की तरह की कुछ खास नहीं? नहीं, देखिए कि हम ये है कहें कि बहुत कुछ नया है इस बजट में, नया कुछ नहीं है। सिर्फ वो डिजिटल करेंसी के अलावा डेवलपमेंट की बात है वो पिछले बजट्स में भी थी, और दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ की बात है वो पिछले बजट्स में भी थी। लेकिन अगर हम देखें कि इस समय किन चीज़ों की ज़रूरतें थी, अगर हम पिछले साल को देखें, जो कोविड पेंडेमिक था, उससे पिछले साल को भी देखें, उससे रिलेटेड कई सेक्टर्स को या कई चीज़ों को ध्यान में रखा जा सकता था। एक बीच में मैं वैसे ही केशव जी की बात से भी सहमत हूँ कि जैसे टैक्स रिजीम में भी इन्होंने जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी थी उसमें इनको टच करना चाहिए था, क्योंकि उसमें एसएससीज का रुझान नहीं आया। जब उनको पता लगता कि इसमें सेविंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देकर भी पुरानी स्कीम में ही जाते रहे, उसमें उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आया। दूसरी जो सी छोटे छोटे अलाउंसेस हैं, जैसे केशव जी ने बताया कि 200 रुपये का अलाउंस है, वो अब इस आज की डेट में उसके कोई मायने ही नहीं रखते। अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलपमेंट की बात करें तो एक हाउसिंग सेक्टर को हम टैक्सेशन से जोड़ के देखें तो उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे इसी गवर्नमेंट का भी नारा है कि सबके सिर पे छत। अगर छत की हम बात करते हैं तो जो एक 1.5 लाख 2 लाख की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है हाउसिंग लोन की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, ठीक है, जो वो उसको भी बढ़ाया जा सकता था। और जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट की डिडक्शन मिलती है वो सभी मिक्स हैं। 1.5 लाख की डिडक्शन के अंदर ही तुम्हारा पीपीएफ है, उसी में एलआईसी है, उसी में एजुकेशन फीस है, उसी में, उसको थोड़ा अलग करते तो शायद और रुझान हाउसिंग सेक्टर की तरफ जाता है, जिससे बिल्डर्स को भी फायदा होता है। और बिल्डर्स के लिए भी जिनका एक लिमिटेशन पीरियड है कि 5 साल में उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि वो डेफर करें, लेकिन जो 1.5-2 साल से जो प्रॉब्लम्स बिल्डर्स को भी आए उनको भी थोड़ा सा एक्सटेंशन देते और उनके लिए भी कोई टैक्स में प्रावधान करते तो और ज़्यादा बेटर था। एक और चीज़, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो न्यू अपडेट रिटर्न स्कीम है, जिसको इन्होंने कहा कि वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम, ये अच्छा है क्योंकि सारा डाटा साइट पे आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ जो हम फेस करते हैं, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर वो चीज़ भी आ जाती
तो वो एसएससी के लिए भी अच्छा होता है और ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ये मेरी सिर्फ ओपिनियन है कि कई लोग कई वजहों से पिछले पीरियड्स में रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाते। अगर वो प्रोविज़न भी दे दिया जाए कि भाई आप विद पेनल्टी आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, अगर टैक्स आता तो टैक्स पे कर दीजिए, नहीं आता तो एटलीस्ट विद पेनल्टी, कईयों की रिक्वायरमेंट होती है कि पिछले सालों के बिल्कुल, ये रिटर्न्स भी अच्छा फॉल अच्छा कर, सुझाव है आपका ठीक, सलीम इससे साहब। गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू आएगा।